तो अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर एंड सम सिमिलर टर्म्स. सो एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? वो ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे, वो रिवॉल्व करेंगे एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर, वो भी एक न्यूट्रल एटम में. एग्जाम्पल देखते हैं अगर, लाइक हीलियम एटम. सो एटॉमिक नंबर दिस इज 2, जो कि ऊपर डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर Z. हीलियम इज एलिमेंट, और जो नीचे है वो है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास यूनिट में AMU, जो कि यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट. ओके, तो इससे क्या निकल के आता है कि हमारा एटॉमिक मास नंबर क्या है. ये तो हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हमारा Z है, जो कि एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक मास नंबर इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. लेट मी क्लियर फ्रॉम हियर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर. जैसा कि एल्यूमिनियम में 27 मास नंबर होता है एंड 13 एटॉमिक नंबर होता है. तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि हमारे जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो हमारे 14 होंगे, बिकॉज 13 प्रोटॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही होता है. यहाँ पे हम Z अगर देखें तो सिलिकॉन का होता है 14, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेमीकंडक्टर में पूरे में. सिलिकॉन जो कि ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, ग्रुप 4 को बिलोंग करता है. बाकी हाइड्रोजन का 1. इस तरीके से नीचे आते हैं. तो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्लियर हुआ. अब दो टर्म और देखते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. तो पहले आइसोटोप से क्लियर करते हैं. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा. इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन. ओके, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. सो हमारा जो न्यूट्रॉन है उसका नंबर डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन डिफर करेगा. लाइक 1s1, 1s2, 1s3. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया एक्स्ट्रा. लाइक यहाँ से एग्जाम्पल से देखते हैं. हाइड्रोजन 1, जो हमारा सिंपल हाइड्रोजन होता है वो मास नंबर उसका होता है 1. और हाइड्रोजन 2 जो होता है ड्यूटेरियम जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हमारा एक ये न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है. ओके, एंड ट्रिटियम जो होता है जो कि बहुत ही रेयर और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, उसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ओके, 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसका मास नंबर हो जाता है 3. तो इससे क्या निकल के आ रहा है? एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट. सो आइसोटोप जो होते हैं वो हमारे बेसिक बेस होता है किसका? आइसोटोप हमारा बेस होता है आइसोबार्स का. अब आइसोबार्स का कहाँ से उत्पत्ति हुई, मतलब क्या बेस है, कैसे काम करता है वो देखते हैं. क्या इंपॉर्टेंट है, आइसोबार्स इंपॉर्टेंट हुए क्यों? देखो, आइसोटोप में क्या हुआ कि आपका मास नंबर अलग हो गया. ओके, ये मास नंबर अलग हो गया. अब उससे हुआ क्या कि मान लो एक एलिमेंट X है, एक Y है. यहाँ पे इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर समथिंग कुछ भी था. यहाँ पे देखते हैं, एक एलिमेंट X है, एक Y है. ओके, और एक Y है दूसरा. बहुत ध्यान से समझना, ये दोनों अपने आप में क्या हैं? आइसोटोप्स. आइसोटोप्स है मतलब इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लाइक 14, बट मास नंबर डिफर करेगा. लाइक इसका बोल दो 27, इसका बोल दो 28. अब नेचर में तो हमारा कॉमन है ये वाला 27 वाला, बट ऐसा कुछ भी हो गया कि उसका एक आइसोटोप प्रेजेंट है जिसका कि मास नंबर 28 है. अब ऐसा भी कोई एलिमेंट होगा लाइक 15 जिसका मास नंबर 28 होगा. तो यहाँ पे क्या है कि एरर तो हुआ था आइसोटोप्स की वजह से, बट उसने आइसोबार्स को ईजाद कर दिया कि अब ये दो एलिमेंट हमारे निकल के आए. 28 मास नंबर सेम है बट हमारा एटॉमिक नंबर तो अलग है ना. एटॉमिक नंबर अलग है ना. लाइक ऐसे फिर से देखते हैं, हमारा आर्गन है और कैल्शियम है, दोनों का मास नंबर होता है 40. ओके, आर्गन का एक और वेरिएंट होता होगा जिसका कि 36, 37 होता होगा, वो कॉमन होगा. बट हाँ, ऐसा एक भी होता है उसका मतलब उसका आइसोटोप होता है जिसका कि 40 होता है. मैं यहाँ पे इसको और अच्छे से समझाता हूँ.
लाइक आर्गन आपका ऐसा है 37 मान लो, ओके, ये एक कॉमन आर्गन है। अब ये और ये तो अपने आप में आइसोटोप्स हैं ऊपर नीचे वाले, ओके। अब इन आइसोटोप की वजह से ही आइसोबार बन गया। क्यों? कैल्शियम तो कॉमन नेचर में ये प्रेजेंट होता है, बट ये कैल्शियम और ये आर्गन का मास तो सेम हो गया ना, ओके, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये दोनों अपने आप में आइसोबार हुए। तो ये आइसोटोप और आइसोबार का इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आइसोटोप एंड आइसोबार। अब ये तो बेसिक बेसिक चार चीज़ें निकली हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। और ऐसे ही इसी ऑर्डर में याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर टोटल एंटिटी कितनी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो एटॉमिक मास नंबर है। अब सबसे पहले क्या था, एटॉमिक मास नंबर को A से डिनोट करते हैं और उसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले आया था एटॉमिक नंबर, तो उससे रिलेटेड आइसोटोप आएगा, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है बट जो बची हुई चीज़ है मास नंबर वो डिफरेंट है। अब सबसे अच्छा एग्जांपल याद करने के लिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जो उसके दो आइसोटोप्स होते हैं। और फिर लास्ट में आता है आइसोबार, यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था एटॉमिक मास नंबर। तो अगर एटॉमिक मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर बदल जा रहा है तो उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ते हैं अपनी एटम्स की, वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि नील बोर ने दिया था। सो नेक्स्ट हमारा है बोर्स एटॉमिक मॉडल। और सबसे पहले जो बात कर रहे हैं मॉडल की, कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब एक बेसिक मॉडल है जहाँ की हमारा एटॉमिक नंबर इक्वल टू 1 है। सो बोर ने असल में कोई ऐसा न्यू थ्योरी नहीं दी थी, इसको बोर रदरफोर्ड मॉडल भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ही उन्होंने मतलब उसको मैनिपुलेट किया और कुछ नया बताया। उन्होंने ये कहा, और उसके उनके टाइम के पहले ऐसा बोला जाता था कि लाइट जो होती है वो एक वेव है, लाइट इज टोटली अ वेव, मतलब जो लाइट सन से लाइट निकल के आ रही है, जो भी लाइट है वो वेव है। बट उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, मतलब हाँ वेव तो है ही, लाइट का डुअल नेचर होता है, या डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल की थ्योरी भी यही बोलती है कि लाइट एक वेव तो है ही, बट लाइट इज अ पैकेट ऑफ फोटॉन्स। किस चीज़ का पैकेट है? फोटॉन्स का, जो कि एक एंटिटी ही है, लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोनॉन्स एंड बहुत सारे न्यूट्रॉन्स। तो फोटॉन्स है, तो फोटॉन से मिलकर बनी होती है, पैकेट होता है फोटॉन्स का, जिसकी एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू, जिसकी काफ़ी फेमस रिलेशन है। सो उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने, अब अभी तक रदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक था कि एटम स्पायरल करके फॉल क्यों नहीं करता है, ओके। एटम अगर ये मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट एनर्जी, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो वो एनर्जी रेडिएट करना ही उसको चाहिए ही, मतलब ये थ्योरी कहती है। बट ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो एनर्जी रेडिएट करते करते वो इसका जो सर्किल है ये सर्किल छोटा होता जाता और वो इसमें न्यूक्लियस में गिर जाता, कोलैप्स कर जाता, बट ऐसा नहीं होता है। तो इस ड्रॉबैक को भी इन्होंने दूर किया। इन्होंने क्या कहा कि एटम एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मीन्स ये जो पाथ है एटम इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का जो पाथ है तो वो स्टेशनरी है। और दूसरी बात कि विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, मतलब एटम की जो एनर्जी इस पॉइंट पे होगी .1, वही एनर्जी इस पॉइंट पे होगी .2, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी ही नहीं, ओके। पूरे के पूरे ऑर्बिट में एक ही तरीके की एनर्जी या एक ही नंबर, मतलब एक ही मैग्नीट्यूड की एनर्जी के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। अब इन्होंने कुछ और चीज़ें जोड़ी कि देर इज़ नॉट अ सिंगल ऑर्बिट, हमारा ऑर्बिट अलग अलग होती हैं अलग अलग एनर्जी के हिसाब से। तो एनर्जी क्या होगी, वो कैलकुलेट होगी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके। E1, E2, E3, मतलब 3 एनर्जी लेवल्स हैं, n=1, n=2 एंड n=3 के लिए, जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग टोटल एनर्जी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। जो ज़्यादा दूर होगी वो सबसे बड़ी होगी। ये हमने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के डेरिवेशन में ही देखा था। क्यों? वहाँ पे माइनस साइन था, ओके। तो डिस्टेंस r के बढ़ने से टोटल एनर्जी बढ़ रही थी, ना कि कम हो रही थी। तो जो जितनी दूर होगी ऑर्बिट उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी।
और उन्होंने क्या बोला, ये चीज़ निकल के आया E इजकल टू एच न्यू निकल के आया। इसमें क्या होता है, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होती है, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम अभी आगे देखेंगे भी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और डेल्टा ई जो हमारा है या ई हमारा डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स है। ये अगर दो ऑर्बिट हैं तो उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस, लाइक इसके बीच का भी बोल सकते हैं और इनके बीच का भी बोल सकते हैं। ओके, एनर्जी डिफरेंस है। मीन्स इसमें एच और न्यू है क्या असल में, एच तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, न्यू क्या है ये इस यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में जाएगा, ओके, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो वो एक फोटोन को एमिट करेगा। ओके, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है तो आप ये बताओ कि एनर्जी जो बची हुई है वो गई कहाँ। ओके, वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रेडिएट हो गई। इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी की ऑर्बिट से हाई एनर्जी की ऑर्बिट में जा रहा है तो उसको वो एक फोटोन को कलेक्ट करके ही जा सकता है। ओके, फोटोन के संग कंबाइन होके ही जा सकता है, या फिर हम जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी एक इलेक्ट्रॉन E2 से E3 में जाएगा। क्यों, मान लो E2 की एनर्जी है, E2 की एनर्जी है 4 जूल्स, E3 की एनर्जी है 6। अब 4 को 6 बनाने के लिए हमें +2 को जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये +2 ही एक्सटर्नल फोटोन है। जब हम एक्सटर्नल लाइट अप्लाई करेंगे तो वो अपना एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जा सकता है। तो ये +2 जो आया, ये +2 कहाँ से आ गया, ये +2 इन द फॉर्म ऑफ फोटोन हमने सप्लाई किया है। तो ये ट्रांजिशन है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में या फिर लोअर से हाई में। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समराइज करी। अब बोर मॉडल, एक मिनट, ऑफ हाइड्रोजन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, ना कि थ्योरी के ऊपर। मतलब उन समय पे उनके हिसाब से अजम्पशंस थे जो कि गलत भी हो सकते हैं बट नॉट कंप्लीटली। ये एक नेचर तो बताता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। तो उसके पहले इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो बोर मॉडल ऑफ एटम फॉर हाइड्रोजन एटम, n=3, वही चीज़ n=2, n=1, ये छोटा वाला। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, हाई से लो में आ रहा है तो वो एमिट करेगा, और अगर लो से हाई में जा रहा है तो वो कलेक्ट करेगा। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन शेल्स। इन्होंने इनको इलेक्ट्रॉन शेल्स बोला। किसको, इसको, ये जो पूरा ऑर्बिट है इसको इन्होंने शेल बोला, इलेक्ट्रॉन शेल बोला। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट, इन्होंने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट नहीं करते। रेडिएट कब नहीं करते, ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए रेडिएट नहीं करते। लेकिन अगर वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएंगे तो या तो वो एमिट करेंगे या कलेक्ट करेंगे, तो ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से ये एक फिक्स डिस्टेंस पे ही सर्कुलेट करेगा। चाहे इस पॉइंट पे ले लो चाहे इस पॉइंट पे ले लो, एकदम फिक्स है। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये एक कॉन्सेंट्रिक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इस पॉइंट से ये निकल के आया, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी टू मूव टू हायर ऑर्बिट्स और लूज एनर्जी टू ड्रॉप टू लोअर ऑर्बिट्स एमिटिंग फोटोन। ओके, या तो गेन करेगा अगर हाई में जाना है उसको, और लूज करेगा अगर वो हाई से लो में जा रहा है। तो ये बोर्स के पॉस्टुलेटेड अजम्पशन थे। अब ये भी वही चीज़ है, द बोर मॉडल इज अ प्लेनेटरी मॉडल इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस टू n=1 2 3। ठीक है, सेम चीज़ है, कुछ ऐसा वो नहीं है। यहाँ डिपिक्ट करके दिखा रहा है कि अगर वो हाई से लो में जा रहा है तो वो एक फोटोन को जो एमिट कर रहा है जिसकी जो एनर्जी वैल्यू है वो h न्यू या फिर hf है। f मीन्स फ्रिक्वेंसी। और देखते हैं तो कुछ नहीं है, ये एक न्यूक्लियस है जिसमें हमारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स और शेल्स, इलेक्ट्रॉन शेल्स भी बोलते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर अ नाइट्रोजन एटम, तो किसी के लिए भी दिखा सकते हैं। बोर का एटॉमिक मॉडल बोलो या सिंपल एटॉमिक मॉडल ही बोलो। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या, ये एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा, इसको बाद में देखेंगे कि कैसे ई की वैल्यू बढ़ रही है एन की वैल्यू बढ़ने के साथ। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। हाँ,
द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन, वेट अ मिनट, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस। ओके, रेडियस फिक्स है, या फिर इसका दूसरा मतलब ये कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो कॉन्सेंट्रिक पॉइंट्स है, पाथ ऑफ द फिक्स रेडियस, दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। इसके तीन नाम है। ओके, तीन नाम है, तो ये तीनों में से अलाउड एनर्जी स्टेट थोड़ा सा डिफरेंट है। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्सेंट्रिकली हम इन्हें अरेंज करके रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, हर उसके लिए ये एक कॉमन पॉइंट ही है। ओके, इसकी रेडियस यहीं से नपेगी, इसकी भी, और बाद वाले की भी यहीं से नपेगी। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब वही बात है कि इसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, इसका सीधा से ये मतलब है, या फिर टाइम इंडिपेंडेंट है। However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron. So lower से higher में तब जाएगा जब वो absorb करेगा। ये बात हम क्लियर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तभी जाएगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी। और एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। ओके, हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी एमिट होगी, हायर से लो में जाएगा तो एनर्जी एमिट होगी, और लो से हायर में जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए। ओके, द एनर्जी चेंज इन अ कंटिन्यूस मैनर। ओके, डज नॉट चेंज इन अ कंटिन्यूस मैनर, तो ऐसा नहीं है कि बार बार एक कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब वही बात कि स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड इज गिवन बाय, अब जो भी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन हमने या तो एब्जॉर्ब करी या एमिट करी, ठीक है, हायर से लोअर जाने में या लोअर से हायर जाने में, उसकी वैल्यू हमारा डेल्टा ई इजकल टू एच न्यू, जो हम देख भी चुके हैं। डेल्टा ई में भी E3 से E2 में जा रहा है, तो हो सकता है E3 माइनस E2 या E2 माइनस E1, कुछ भी। लीनियर मोमेंटम, अब ये ऑरेंज बॉक्स में हमारा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसको हम देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, M इंटू वी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की उस ऑब्जेक्ट के लिए mr स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी इज v/r। सो mvr ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, तो p हमारा mv है, एंगुलर मोमेंटम में r से रेडियस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम यूज करेंगे अभी। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, बोर का पोस्टलेट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस एज mvr इजकल टू nh अपॉन 2 पाई। तो इसको मेमोराइज कर लेंगे बोल बोल के, mvr इजकल टू nh अपॉन 2 पाई, वेयर जो हमारा n है वो इंटीजर्स है। The electron can move only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. This is very important point. हमारा जो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है, ओके, वही ऑर्बिट्स स्टेशनरी ऑर्बिट होंगी जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होंगी h/2 पाई के। मीन्स ये n वैल्यू इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इस n इजकल टू 1 के लिए ही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी, n इजकल टू 2 के लिए ही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी, n इजकल टू 3 4 समथिंग आगे के लिए ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी, n इजकल टू 1.5 के लिए नहीं करेगी। तो ये चीज़ है। और जो हमारा mvr की वैल्यू होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये, वो किसके इक्वल होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, हमें पता है। ओके, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो ये चीज़ निकली। दैट्स वाई ओनली फिक्स ऑर्बिट आर अलाउड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फिक्स ऑर्बिट अलाउड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा न्यूमेरिकल डेरिवेशन टाइप का शुरू हुआ है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, आर को आर एन ले लेते हैं जो हमारी रेडियस है उस पर्टिकुलर एन के लिए। अब एन में हम पुट कर सकते हैं R1 R2 R3, वो हमारा n इजकल टू 1 n इजकल टू 2 n इजकल टू 3 के हिसाब से होगा।
ये R1, R2, R3। ओके, सपोज 3 इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स हैं, ये हमारा बीच में न्यूक्लियस है P+N। हमारे पास क्या है, वी हैव mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू क्यू स्क्वायर 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, एकदम बिगनिंग से, जो हमारा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमने डेरिवेशन किया था वहाँ से ये हमने प्रूव किया था। और दूसरा क्या है, वो यहाँ से आया बोर के कॉन्सेप्ट से। इसको मैं लिख भी देता हूँ। ओके, ये उस वाले डेरिवेशन से एम वी आर इक्वल टू एन एच पाई अभी ऊपर हमने देखा था। अब यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ से एम वी की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल है। सॉरी, आप ये भी कर सकते हैं, इस r को अगर हम इधर ले जाते हैं तो r और r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एम वी स्क्वायर आर बचेगा केवल। ओके, तो एक v एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो देखते हैं। वी कैन राइट r इजकल टू, ओके, r इसको हमने बेसिक आर एन लिखेंगे, हम तो एक पर्टिकुलर केस सभी के लिए बात कर रहे हैं, एज r डिपेंड्स अपॉन n। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन इजकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 r स्क्वायर n। एंड तो ये हमारे दोनों टर्म्स निकल के आए, पहला ये, दूसरा ये। इससे क्या निकल के आया, जो इक्वेशन 3 है कि एम वी इजकल टू एन एच अपॉन 2π/r_n, ये हमारी इक्वेशन निकल के आए। हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगी ही आएगी। ओके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन इजकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 r स्क्वायर n। आर एन की जो पर्टिकुलर वैल्यू हम सिर्फ अब सॉल्व कर रहे हैं फॉर आर एन, फॉर आर एन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा निकल के आएगा m इंटू क्यू स्क्वायर अपन 4πε0 इंटू एम वी स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर। तो यूजिंग इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 इन दोनों की मदद से निकाली थी हमने। ओके, तो इक्वेशन 3 की मदद से, मतलब यूजिंग इक्वेशन 3 हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आर एन की वैल्यू ये या एक्सप्रेशन ये निकल के आएगा, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ओके, आर एन इजकल टू एप्साइलन नॉट एच स्क्वायर अपॉन एम इंटू क्यू स्क्वायर पाई इंटू एन स्क्वायर, दिस इज एन स्क्वायर। अब ये टोटल की टोटल वैल्यू जो है ये एक कांस्टेंट है, इसको भी सॉल्व करके हम बनाते हैं ये, और इंटू एन स्क्वायर तो हमारा मौजूद रहेगा ही रहेगा। आर एन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर के, और उसकी यूनिट अप टू एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, काफ़ी, तो एटम की रेडियस है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस है तो काफ़ी छोटी है। तो ये एक्सप्रेशन फॉर बोर्स एटॉमिक रेडियस। इक्वेशन नंबर 1 हमने पीछे से लिया, 2 यहाँ से निकाला, एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2π, और इन दोनों की मदद से हमने तीसरी इक्वेशन निकाली, और तीसरी को यूज करके देन हमने आर एन का एक्सप्रेशन निकाला। तो इसको हम नोट से देख लेंगे, जब भी नोट्स में देखेंगे तो इसको जरूर देखेंगे, इसको प्रैक्टिस भी करेंगे एक बार। क्यों, ईएससी के लिए, ईएससी मेंस के लिए। नेक्स्ट, बोर्स ऑर्बिटल रेडियस फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम कैन बी रिटेन एज। अब यहीं पे बात कर दी, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, वहां पे हमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला था, वहां पे बाय डिफॉल्ट Z1 था, बट अगर Z1 नहीं है तो हम Z को डालेंगे कहाँ, Z को डालेंगे डिनोमिनेटर में। ये इंपॉर्टेंट बात है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब हम किसी भी एलिमेंट के लिए निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, द रेडियस ऑफ फर्स्ट, ये इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको नोट करके रखेंगे। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम इज इतना। हाइड्रोजन एटम के लिए भी पहले बोर ऑर्बिट की रेडियस इतनी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड, ये सेकंड बोर्स ऑर्बिट इन सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। अब हीलियम एटम की बात कर रहे हैं और सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारा रिलेशन क्या था, 0.529 कांस्टेंट था, इनटू हमारा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ये सेकंड से क्या हुआ, हमारा एन हो गया 2, और 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो 4। और z क्या है, हीलियम। हीलियम के लिए z क्या होता है, z होता है हमारा 2। तो ये वैल्यूज पुट कर दिए, तो ये हमारा 2 से 2 गया, तो ये इसका 2 टाइम्स, मतलब 1.058 एंगस्ट्रॉम आया, 1.058
एंगस्ट्रॉम। ओके, अब हम क्या बात कर रहे हैं, वी हैव टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज, ये हमने पीछे से निकाला था, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आपका इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस 2q, सॉरी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 1/2 आर, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2r है, यहाँ पे 2r आ रहा है। ओके, तो कंबाइन होके ये आया, वी कैन राइट ई इजकल टू ई एन। अब हम ई को भी डिफाइन कर रहे हैं एनर्जी स्टेट को किसी भी एन के लिए, मतलब अगर एन इजकल टू 1 है तो फिर वो ई 1 हो जाएगा, ई 2 हो जाएगा, ई 3, और वही चीज़ हमने आर के संग करी है, और इन दोनों को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इन दोनों को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। सो हमारा जो निकला ई एन इजकल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। अब आर एन की जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन में, ओके, ये फिर से होता है फ्रॉम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेरिवेशन। अब यहां से क्या निकला, हमारा जो आर एन है इस एक्सप्रेशन में, आर एन हमारा निकल चुका है, तो उसको अप्लाई कर देंगे, तब हमारा ई एन क्या बनेगा। तो क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 जो भी इक्वेशंस निकलती जा रही हैं सबको एक जगह अप्लाई करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, एक कॉपी पेन लेके 2-3 पेज अगर लगाएंगे तो ये सारा कुछ हो जाएगा। सो आर एन की वैल्यू लगाई, सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, फाइनली आर एन हमारा आया इतना, सॉरी ई एन आया इतना, आर एन की वैल्यू पुट करके, जो जिसकी यूनिट होगी जूल, एनर्जी की यूनिट जूल है, माइनस एम क्यू की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ई एन और उसके साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, एन का क्या है, ई एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। अब क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं, हाँ, यहाँ पे क्या था कि हमारा n इजकल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी हमारा n जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हायर में जा रहा है, तो वो एनर्जी को कलेक्ट करेगा तभी जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। तो हमने एनर्जी सप्लाई करी, अब जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा ई, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो जिस एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जिसमें जाना चाहता है उनका डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाना चाहता है तो E2 माइनस E1 जो भी एनर्जी है, इतनी एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लो E1 है 4, E2 है 6, मतलब 4 को 6 बनाना है तो आप +2 सप्लाई करोगे ना, सिंपल मैथ्स है। तो वही चीज़ है कि हमने इतनी एनर्जी E2 माइनस E1 इक्वल टू H सप्लाई कर दी। अब एनर्जीज डिफाइंड होती हैं, अब ये हाइड्रोजन एटम, लाइक एटम की बात कर रहे हैं, और एनर्जी ऊपर जाते हुए बढ़ती है, ये तो आपको पता ही है, टोटल एनर्जी हमारा रेडियस के बढ़ने से बढ़ती है। सो n इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, बाकी -13.6 n इक्वल टू 1 के लिए, फिर -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 2 3, तो ये डिपेंड करता है, वैल्यूज फिक्स है। तो यही था और कुछ नहीं था। अब आते हैं वापस अपने डिस्कशन में। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये ऑरेंज बॉक्स में फिर से इंपॉर्टेंट, मतलब डिफरेंट चीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मतलब क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, उसके नाम सुन के पता चल रहा है, पता भी है लोगों को। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स इन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब आप 2 पॉइंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करना चाह रहे हो, इस पॉइंट से उस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन जाए या इससे इसमें, और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट, पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर ऐसे
टू पॉइंट्स के बीच में जिनका की पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, आप इलेक्ट्रॉन को भेजना चाह रहे हो। ओके, अगर आप लो वाले से भेजोगे हाई में तो वो फिर इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा या कलेक्ट करेगा एनर्जी, और अगर हाई से लो में तो एमिट करेगा, वो डिफरेंट बात है। तो उस उतनी एनर्जी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का ट्रांजिशन करवाने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। और ये किसकी वैल्यू है? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट हुआ। अब क्या बोला जा रहा है आगे? नाउ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज, फिर से हम टोटल एनर्जी को लिख रहे हैं, बट अब सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करके लिख रहे हैं। ये हमारे क्या थे? दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। सो फाइनल वैल्यू 13.56 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अगर आप n को 1 से अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13.5, जो कि हमने उधर अभी डायग्राम में देखा था। तो यहीं से वैल्यू, अगर आप n को 2 कर देंगे तो आप इस टोटल वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देंगे, n को 3 करेंगे तो इसी वैल्यू का आप 9 से डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन। सो n इक्वल टू -13.56 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये तो हमने देख ही लिया था। ये हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए है। अब हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, फिर से देखते हैं, उस पर हमने क्वेश्चन किया था। वो हमारा Rn का फॉर्मूला था, रेडियस का, जो कि Z से डिनोमिनेटर में सप्लाई करके हम उसको किसी भी एटम के लिए बना सकते थे। ओके, किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए। तो अब En टोटल एनर्जी को भी किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज, मतलब ये तो हाइड्रोजन के लिए है, ये हाइड्रोजन लाइक के लिए है। तो Z स्क्वायर को हम सप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। ओके, क्योंकि यहाँ पे n नीचे है, और E और हमारा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये भी पता है। तो अगर R वाले में अब डिनोमिनेटर में सप्लाई कर रहे थे तो E वाले में तो न्यूमरेटर में करेंगे ही ना। तो वेयर Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, n इक्वल टू 1 2 3, जितना भी हो सकता है। सो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ये है, और हाइड्रोजन लाइक के लिए हम Z स्क्वायर सप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो ये यहाँ तक कंक्लूजन निकल के आया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है सब कुछ। नेक्स्ट हम देखते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हमारा सेम वही चीज़, हमारा ये न्यूक्लियस है P+N, इससे इतनी इतनी दूरी पे ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, जो भी बोल सकते हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं। अलाउड एनर्जी स्टेट तभी बोला गया क्योंकि अलाउ किया जा रहा है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होना चाहिए, H/2π का हमारा जो भी एनर्जी लेवल है, तो हम उसको अलाउ कर रहे हैं, तभी वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे नहीं कर रही, यहाँ पे नहीं कर रही, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया अलाउड एनर्जी स्टेट। सो दिस इज एनर्जी, दिस इज एज ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब डिस्टेंस। अब हम जैसे जैसे न्यूक्लियस, ये मान लो ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, ये ऊपर बढ़ रहे हैं, हमारा सबसे पहले E1 आएगा जिसकी वैल्यू हमने निकाली, और ऊपर बढ़ेंगे ये n=1 के लिए, n=2 के लिए, और ऊपर बढ़ेंगे n=3 के लिए, और ये हमारा एनर्जी बढ़ती जाएगी, आखिरी में 0 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में थी ना। ये चीज़ इससे बड़ी है, ओके, ये चीज़ इससे बड़ी है, और ये चीज़ इन सबसे बड़ी है। तो ये हमारा E=∞ के लिए हो गया। और E=∞ का मतलब कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन वहाँ से उड़ गया, चला गया, जा सकता है उसको छोड़ के। तो ये डायग्राम उधर हमने ऊपर देखा भी था, और ये क्लियर हुआ। अब कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। सो कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इन एनी एटम ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा दूर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, उतनी ही उसकी टोटल एनर्जी होगी। तो ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, हायर विल बी इट्स टोटल एनर्जी, मीन्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के, हम देख चुके हैं। सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, बट क्योंकि माइनस साइन था तो एज अ कंक्लूजन हमारा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो गया था रेडियस के। फॉर्मूले में तो आर नीचे था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइनस साइन क्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग
वेरी क्लोज, किसी मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है, इन द फर्स्ट शेल या ऑर्बिट में है, तो वो काफ़ी टाइटली बाउंड होता है, मतलब वो आसानी से न्यूक्लियस को या एटम को छोड़ के नहीं जा सकता है, और न्यूक्लियस उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। एंड पजेसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब खुद की इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बहुत कम होती है, ये पॉइंट है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू नॉक आउट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास है उसको बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है। ओके, ये लाइक दिस, इस वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर निकालना वेरी डिफिकल्ट। ओके, बट इस वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि उसकी खुद की टोटल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हम बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग फार फ्रॉम द न्यूक्लियस वुड हैव अ ग्रेटर एनर्जी, ठीक है, फार की बात कर दी तो उसकी एनर्जी ग्रेटर होगी, खुद की एनर्जी, और वो आसानी से न्यूक्लियस को छोड़ के जा सकता है, लूजली बाउंड है। Hence this electron can be easily knocked out of its orbit. This is the reason why valence electron, अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस एंड इट केमिकल बॉन्ड्स, तो क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है टोटल एनर्जी, और वो न्यूक्लियस के इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं होता, इसीलिए सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सो वी कंक्लूड दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो एकदम सही बात है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो उसी पे तो पूरी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी मटेरियल की, क्योंकि वो जितने ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो मटेरियल रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव होगा तो मटेरियल कम रिएक्टिव होगा। या फिर बोल सकते हैं लाइक हीलियम, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले ही शेल में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं, तो इन पे तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स होगा ना न्यूक्लियस का, एक ऑब्वियस सी बात है समझने की, होगा कि नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा फोर्स होगा न्यूक्लियस का, तो ये लीव नहीं कर सकते, इसलिए हीलियम एक बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब इस केस में क्या है कि NH=1 वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हीलियम के लिए, तो वो हमारा डिटरमाइन कर रहा है हीलियम की प्रॉपर्टी को, तो यही एग्जाम्पल, मतलब यही बोला गया पॉइंट। अब कुछ पॉइंट नोट करते हैं, वी कैन ऑब्जर्व डैट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इन पॉइंट से, थ्योरी से, वेट अ मिनट। द नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड वी अगेन सी दैट द एनर्जी ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, तो नेगेटिव पॉइंट, जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंड है, मतलब नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये सारे उसमें ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो एनर्जी की मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, तो क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है न्यूक्लियस के लिए। अब वो अलग बात है कि ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है और नीचे बहुत ज़्यादा है, वो अलग बात है, तो ये डिनोट कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज है या डिस्क्रीट वैल्यू है, ओके, कंटिन्यूस नेचर में नहीं है, मीन्स मतलब इसका मतलब है कि n=1 पे एग्जिस्ट किया, n=2 पे किया, n=3 पे किया, मतलब ये क्या डिस्क्रीट है, ये इनके बीच में कंटिन्यूस पाथ नहीं है, मतलब वही चीज़ कि यहाँ यहाँ खाली है, यहाँ यहाँ खाली है, यहाँ यहाँ इतने एरिया में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चीज़ तो डिस्क्रीट इन नेचर है। ये बहुत मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है बट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ द एनर्जी बिकम पॉजिटिव और ज़ीरो, अगर किसी भी तरीके से एनर्जी, हमारी जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो पॉजिटिव बन जाए या जीरो बन जाए, देन इलेक्ट्रॉन नो लॉन्गर रिमेन अ बाउंड पार्टिकल एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी नो लॉन्गर बी क्वांटाइज। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ मतलब फिक्स, क्वांटाइज का मतलब है, डिस्क्रीट का मतलब है कि ये न्यूक्लियस है तो ये इसी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है, इससे उधर उधर नहीं चल सकता, मतलब इस ऑर्बिट में तो आगे या पीछे हो सकता है बट इससे बाहर नहीं हो सकता, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। लेकिन इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को हम पॉजिटिव बना दें, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, या ज़ीरो बना दें, तो इलेक्ट्रॉन पे जो बाउंडेशन है न्यूक्लियस की वो ख़त्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन अब क्वांटाइज्ड पार्टिकल नहीं रहेगा, तो इट विल बिकम कंटिन्यूस। अब वो इस ऑर्बिट के बाहर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पे भी, ओके। तो कंडक्टर्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, कुछ हद तक सेमीकंडक्टर्स भी। अब बोर के एटॉमिक मॉडल के थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो क्या थे उनको देखते हैं।
अब बोर का एटॉमिक मॉडल ये नहीं बताता, इट डज नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, पूरी तरीके से पार्टिकल नेचर ही बताता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई सर्कुलर ऑर्बिट्स हैव बीन कंसिडर्ड वेरेज इलेप्टिकल ऑर्बिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल। अब ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इस सारे मॉडल्स को हमने प्लेनेटरी मोशन ऑफ मॉडल ऑफ प्लैनेट से लिया है। ओके, जहाँ पे केपलर लॉ लगते हैं, तो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स है वो हमारे एलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं, बट ऐसा न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा क्यों नहीं होता? न्यूक्लियस के अराउंड तो हमने सर्कुलर ऑर्बिट्स लिए हैं, तो एलिप्टिकल क्यों नहीं हो सकते, ये नहीं समझाया था। बाई elliptical orbits cannot be possible. This theory explains atomic spectra only for simple atom like hydrogen. अब ये जो चीज़ है, इसको ही हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं। ये तो ये समझाती तो है, बट बहुत ही सिंपल एटम्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए समझाती है। ओके, अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्ट इफेक्ट, इनको देखते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन, ये तो हो गया। दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अगर हम उसी एटम के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ले आए, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का उस एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे क्या असर पड़ेगा, तो ये नहीं समझाया था। और जीमान इफेक्ट क्या होता है? तो किसी भी एटम के पास में एक मैग्नेटिक फील्ड को लाने, मतलब उसका जो इफेक्ट होगा वही जीमान इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया स्टार इफेक्ट। स्टार क्या है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मतलब किसी भी एटम के पास अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले आएँ, या किसी भी एटम को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ले जाएँ, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एटम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो उस इफेक्ट को हम स्टार इफेक्ट कहते हैं, जो कि उन्होंने नहीं बताया था। और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हम देखेंगे आगे। अब ये क्या है, बस कंक्लूजन है, फिर हमारा नेक्स्ट ये। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, जो कि ग्रुप 4 का होता है। तो उसमें 2,8 नहीं होता, 2, 8 और 4 होता है। ओके, मतलब ये नहीं होता, मतलब का क्या है कि ये हमारे काम का नहीं है, हमें स्टडी नहीं करना है, हमें वर्क करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ये चीज़ बार बार आ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमें ये देखना है बस 4। तो 4 की वजह से ये ग्रुप 4 का होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा एलिमेंट सिलिकॉन। बाकी पोटेंशियल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल एनर्जी में Q मल्टीप्लाई हो जाता है -Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और पोटेंशियल वेल बनता है, तो इसको देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड कॉन्सेप्ट है, इसको देखेंगे आगे, जो पोटेंशियल वेल क्रिएट होता है हमारा। ओके,